विदेश नीति फेल है, आर्थिक नीति फेल है, रुपया 90 के ऊपर चल रहा है। यही प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, देश की साख गिरती है। आज वो साख कहाँ चली गई? उन्होंने कहा अमेरिका को लव लेटर लिख रहे थे मनमोहन सिंह। आज उस ट्रम्प्स नमस्ते ट्रम्प्स का कार्यक्रम कहाँ है? तो अपने बयानों से पलट रहे लोगों पे विश्वास करना भारतीय लोगों को नहीं करना चाहिए। भारतीय लोगों ने लगातार उनको मौका दिया, तीसरी बार वो सरकार में। लेकिन बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम लोग तो जेब में रुपया रखते हैं, डॉलर कितना भी महंगा हो जाए इससे हमें क्या मतलब। बड़ा है दुर्भाग्य है। क्या कहा जाए भोजपुरी लोगों को, किसी भी एक्टर को राजनीति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। पवन सिंह जीएसटी जब कम हुई तो उनको ये नहीं पता था जीएसटी स्लैब में कितना कम हुआ है। वो बयान दे रहे थे कि 900 का सामान 450 रुपये मिल जाएगा, 1500 का सामान 750 रुपये मिल जाएगा। मनोज जी कह रहे हैं कि रुपया लेके चलते हैं, हमको डॉलर से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग जब सदन में बैठ के कानून बनाएंगे तो कानून तो ऐसे ही आएंगे जो आ रहे हैं, और रुपया ऐसे 90 नहीं 190 समोसे का तक। साइज भी लिया जा रहा है सदन अब बिल्कुल सोचिए सदन कितना महत्वपूर्ण समय होता है, सत्र कितना महत्वपूर्ण होता है, उसमें बताइए किस तरीके से समोसे पर चर्चा किया जाए। में। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए, ऐसे लोग सदन में हैं। और इनके निर्वाचन क्षेत्र के जनता से भी आपके माध्यम से अपील है कि इनका थोड़ा ध्यान दें, दोबारा इस सदन में न पहुंचे, नहीं तो ये आपके साथ साथ पूरे देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, और युवाओं का ही नहीं भारत का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग लगातार वोट चोरी की बात करते हैं। कंगना रनावत जो मंडी से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी वोट नहीं चुराते हैं, दिल को चुरा लेते हैं। अब उनका वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन बाकी वोट चोरी के कितने प्रमाण दिए गए हैं, और प्रियंका जी ने बाखूबी उसको सदन में ही जवाब उसका दे दिया था। कंगना रनावत जी एक एक्टर हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेती हैं, मुद्दों की राजनीति नहीं कर सकती। दिल उल कौन चुराता है कौन नहीं चुराता है ये तो बाद में पता चलेगा। इस बार ही सरकार नहीं बन रही थी, किसी तरीके से 2 बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार बन गई है। 29 में पता चलेगा कौन दिल चुरा रहा है और कौन वोट चुरा रहा है। अब दिग्विजय जी दिल्ली से सीधा करनेलगंज आएंगे। करनेलगंज का मुद्दा क्या है? और अभी जल्दी में विधानसभा भी चलने वाला है। विधानसभा में किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए करनेलगंज को लेकर? हमारा विश्वविद्यालय चला गया, तुलसी जन्मस्थली चली गई, हमारा सरयू पुल की जर्जर स्थिति में खड़ा है, और यहाँ से जाते हुए घाघरा घाट का पुल किन परिस्थितियों में खड़ा है। रोज उस पे काम ही चलता रहता है, गाड़ियों का प्रवाहन किस तरीके से रुकता है, और जो जमीन किस तरीके से सत्ता पोषित, फिलहाल सदन में तो नहीं उठेगा मुद्दा चूंकि सत्ता पोषित है, और गोंडा का दुर्भाग्य यह है कि सातों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी का है, तो सदन में उठेगा कैसे? लेकिन फिर भी अगर नेताओं का थोड़ा सा भी जमीर जिंदा हो, तो जिस तरीके से गोंडा में जमीन की लूट मची है, सत्ता की मलाई चाटते चाटते जमीन को चाटते जा रहे हैं, सपाचट करते जा रहे हैं, गरीबों निसहायों की जमीनों पर किस तरीके से कब्जा हो रहा है, ये मुद्दा सदन में एक बार अगर गूंज जाता तो बड़ा अच्छा होता। इस सत्ता की मलाई चाटते चाटते जमीन कौन चाटने लगा? सत्ता शासित लोग, सत्ता संरक्षित, शासित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सत्ता संरक्षित लोग जो है ये जमीन की दलाली लगातार कर रहे हैं। और 2 परिवार की लड़ाई जब होती है वो तो ठीक है, 2 लोगों की लड़ाई में जमीनें एक तीसरा फायदा उठाता, जमीन का ही नहीं किसी में भी तीसरा फायदा उठाता है। लेकिन एक नई पौध तैयार हुई है, एक नई नर्सरी तैयार हुई है, वो विवाद पहले पैदा करती है जमीनों का, और उसके बाद उसको सुलह कराने के नाम पे उस जमीन को चपट जाती है, और दोनों जो उसके लिए दावेदार होते हैं उनके हाथ में बस कुछ चंद रुपए आते हैं। अच्छा दिग्विजय जी, एक सवाल किया जाए कि देवी पाटन मंडल में सबसे बड़ा भूमाफिया कौन? तो आप किसका नाम देंगे? ये तो कह पाना मुश्किल है क्योंकि क्षेत्र वाइज भूमाफिया हैं। इसमें बड़ी ही क्षेत्र वाइज आपके क्षेत्र में भूमाफिया कौन? हमारे यहाँ तो मस्तान एक बड़ा भूमाफिया जो कर्नलगंज की भी तमाम जमीनों पर कब्जा कर रखा है, और परसपुर की भी तमाम जमीनों को विवादित कर रखा है या कहीं ना कहीं लिखा रखा है। तो मस्तान हमारे यहाँ का तो हमारे हिसाब से बड़ा भूमाफिया है। लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे तमाम ऐसे भूमाफिया हैं जिनका नाम तो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जरूर कहीं ना कहीं वो उनका संरक्षण दे रहे हैं। अवध रामदूत आपकी कबड्डी की जो टीम है, अगर 27 में आप चुन के आते हैं, तो विधानसभा में आप अवध रामदूत के लिए कोई मुद्दा उठाएंगे या अखिलेश जी से बीच में आपकी कोई बातचीत हो? देखिए, अगर हमारी सरकार बनती है तो अखिलेश जी से हम लोग कबड्डी के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में एक सरकारी खर्चे पर एक ऐसा स्टेडियम विकसित हो जाए जिससे कबड्डी सुचारू रूप से बच्चों को पूरी सुविधाएं मिल सकें। और कोशिश ये होगी कि कम से कम हर साल
100-200 बच्चे ऐसे हों कबड्डी के जो स्टेट लेवल के अच्छे खिलाड़ी हों, नेशनल लेवल पर खेलते हों, उनको सरकारी रोजगार दिया जाए, उनको सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाए, जो देने की प्रक्रिया है, लेकिन वो बहुत कम नाम मात्र की है, उसको संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे कबड्डी एक हमारे जमीन से जुड़ा हुआ खेल है, जो प्रमोट हो सके। कबड्डी कहीं ना कहीं कुश्ती से मुलायम सिंह जी का जुड़ाव रहा है, तो कबड्डी से हम भी चाहेंगे कि अखिलेश जी का जुड़ाव कुश्ती के साथ साथ कबड्डी से भी हो जाए। तो दोनों खेल मिट्टी से जुड़े हैं, तो ये फर्श से अर्श तक जाने का खेल, ये युवाओं में एक उत्साह भरे। ये हम जरूर कोशिश करेंगे, जब भी एक सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, तो अखिलेश जी से हम लोग कहेंगे जरूर। माता प्रसाद पांडे जी ने क्या आश्वासन दिया था उस दिन? माता प्रसाद जी ने उस समय थोड़ा समय कम था और आश्वासन उनसे पहले बात हुई है, जब भी वो कह रहे हैं कि सरकार जब भी बनेगी, कबड्डी के लिए वो काम जरूर करेंगे। स्थानीय विधायक कहा करते हैं कि सब कुछ चंगा हो गया है, राम राज्य स्थापित हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम राज्य तो नहीं ला पाई, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो प्रदेश में कृष्ण राज जरूर स्थापित हो जाएगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय योगेश प्रताप सिंह जी मंत्री थे, तो मत्स्य संस्थान, कृषि महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक सहित तमाम शैक्षिक संस्थाएं बनी, तमाम जूनियर हाई स्कूल बने, तमाम प्राइमरी बने। तो तमाम ऐसी शैक्षिक संस्थाएं थीं जो कर्नलगंज में बनी। पुलों का जाल बिछाया गया, सड़कों का जाल बिछाया गया, सरयू और घाघरा के बाढ़ से बचाने के लिए एल्गिन चरसड़ी, भिखारीपुर सकरौर, ये दोनों बांध बांधे गए, जिससे बाढ़ से काफी राहत मिली लोगों को। कर्नलगंज विधायक सिर्फ उस पर लेपन कार्य करा रहे हैं, जो सड़कें बनी वो उसमें भी तमाम सड़कें ऐसी हैं जिसका लेपन कार्य भी नहीं हो पाया। अगर हम लोग सत्ता में आते तो सरयू का पुल बदल जाता, घाघरा के पुल की बात होती कि घाघरा का पुल चूंकि कर्नलगंज में नहीं आता है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों में इतनी ताकत होती है कि घाघरा का पुल चूंकि गोंडा, बलरामपुर, बहराइच सबसे जुड़ा हुआ है, तो घाघरा के पुल पर भी अब तक निर्माण हो गया होता या होने लगता। और हम लोग जब भी सत्ता में आएंगे, अभी माननीय कह रहे हैं कि सब चंगा है, बालपुर से पसका में एक बड़ा पर्व लगता है, तो धार्मिक पर्व है, भारतीय जनता पार्टी उसी की राजनीति करती है, धार्मिक मुद्दों की। तो गोंडा का हमको लगता है कि जो गोंडा में संगम मेला लगता है पसका में, ये गोंडा का सबसे बड़ा मेला होगा। हमको लगता है कि देवी पाटन में नवरात्र मेला को छोड़ के उसके बाद अगर पूरे मंडल का अगर दूसरा सबसे बड़ा मेला होगा तो पसका पर्व है। ऐसी स्थिति में आप बालपुर से पसका तक चले जाइए, जिस तरीके से चिपक लगाने का कार्य चालू है, रफ्फू कर रहे हैं सड़कों को, इसमें विकास आपको बहुत तेजी से दिखेगा। समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनेगी, तो जो सड़कें बाकी रह गई थी वो बनेंगी। माझा की स्थिति आप जाके देखिए, जहां पे सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन अब वहां चूंकि पिछले टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, और 10 साल लगभग होने वाले हैं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि कर्नलगंज को नहीं है, के पास नहीं है। तो वहां से पत्थर, वो भी सफेद वाले दिख रहे हैं, काले वाले नहीं, सफेद वाले पत्थर दिखना शुरू हो गए हैं। तो ये सड़कों पर भी फेल है। किस तरीके से गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, उस किसान के मुद्दे पर फेल है। DAP समय से नहीं मिल पा रही है, यूरिया समय से नहीं मिल पा रही है। बीज पर इनका कानून आ गया है कि अगर एक साल आप नया बीज लेते हैं तो अगले साल आपको नया बीज नहीं मिलेगा, एक साल बाद आपको नया बीज मिलेगा। स्वास्थ्य, सबसे ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी की दूसरे टर्म की सरकार बनने के बाद कर्नलगंज में फल फूल रहे हैं, सबसे ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल। तो अगर स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पतालों में ठीक होती तो प्राइवेट अस्पतालों की इतनी आवश्यकता नहीं होती, ना इस तरीके से फल फूल रहे होते। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता से संरक्षित है। तो ये सभी व्यवस्थाएं जो है, अगर ये सब राम राज्य के अधीन आती हैं तो राम राज्य इनको मुबारक। अगर ये नहीं आती हैं तो इन सब कमियों के, जब भी समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि कर्नलगंज से आएगा, जो भी चुन के आएगा, कर्नलगंज ही नहीं, सरकार अगर हमारी बनती है, कर्नलगंज का प्रतिनिधि आता है, अगर हम दुर्भाग्यपूर्ण सत्ता में नहीं आ पाते हैं तो बहुत विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर कर्नलगंज से प्रतिनिधि चुन के आता है और प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, तो जितने काम आपको गिना रहे हैं, इसमें कहीं भी बिंदु रखने को आपको नहीं मिलेगी। और माननीय अब लगभग 300-350 दिन सरकार के बचे हैं, माननीय को एक बार अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया था उस पर एक नजर डाल लेनी चाहिए थी। मनरेगा योजना जो थी उसका नाम बदलकर जी राम जी योजना रखा गया, ये कहाँ तक सही?
अब देखिए गांधी जी से इनको बड़ा प्रेम है, लेकिन गांधी का नाम कहीं रहने नहीं देंगे ये। गांधी की जो भी नाम जहीं भी है, गांधी को 1 लाख गाली देने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर होता है। और जब मुद्दों की बात आती है, जब कहीं राष्ट्र की बात आती है, कहीं ऐसे बात होती है, तो बताते हैं कि हम गांधी जी के बड़े प्रशंसक हैं। इनका स्वच्छ भारत मिशन जो चश्मा इन्होंने प्रदर्शित किया है, वो गांधी जी का कह रहे हैं चश्मा है। तो गांधी जी के आखिर में गांधी जी का उपयोग आप कब तक करोगे? गांधी जी के बातों से आपको बड़ा परहेज है, गांधी जी की नीतियों से आपको बड़ा परहेज है, और आप कह रहे हो कि हम बड़े प्रशंसक हैं गांधी जी के। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जी राम जी योजना कर दिया, राम जी का नाम आएगा, इसमें क्या बुराई है, क्या दुर्भाग्यपूर्ण हो गया? देखिए, कोई नई योजना चलानी चाहिए, भगवान श्री राम के नाम पे कोई भी योजना चलाई जाए, इसका कोई विरोध नहीं है। अब किस तरीके से आप उसका प्रोपेगेंडा पीट रहे हैं, किसी नाम को हटा के नई योजना लाइए ना, गरीबों के कल्याण के लिए, या जो साधु संत हैं इनके कल्याण के लिए, जो राम का नाम दिन भर जप रहे हैं, बेचारे इनके कुछ वेतन भत्ते का योजना बना दीजिए। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। तो कम से कम इनके लिए, जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो उपरहित हैं, इनके लिए कुछ इस तरीके से योजना लाते, भगवान श्री राम के नाम से चलाते, हम भी स्वागत करते। जी दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में दिग्विजय सिंह जी थे, जो प्रदेश सचिव हैं, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।